तो बात करते हैं सदिशों का योगफल। अब सदिशों के योगफल के लिए हम चर्चा करते हैं कि कोई बच्चा है, ए बिंदु से चलना स्टार्ट होता है, फिर वो बी बिंदु तक जाता है और बी के बाद में वो सी बिंदु पे पहुंचता है। तो उस बच्चे के द्वारा विस्थापन कितना हो गया? ए से सी तक का विस्थापन हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये उसका विस्थापन हो गया। अब देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास में एक सदिश है ए और ये सदिश है हमारे पास में बी सदिश। तो ये ए सदिश और बी सदिश, तो इनका विस्थापन सदिश होगा विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, और विस्थापन सदिश होगा एसी सदिश। और वो एसी सदिश किसके बराबर होगा बच्चों? एसी सदिश होगा ए बी सदिश के प्लस बी सी सदिश के योग के बराबर होता है। और दिशा देखो बच्चों, ये दिशा इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, और इसकी दिशा विपरीत है। एसी विस्थापन सदिश की दिशा इसके क्रम के विपरीत क्रम की है। और सेम क्रम की हो जाएगी तब क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले इसको समझिए बच्चों। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं एसी सदिश इक्वल टू सदिश ए प्लस सदिश बी। तो हम इसको लिखेंगे सदिश ए प्लस सदिश बी। अब बच्चों इसका जोड़ देखिए, इसको बोलते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये इसको कहते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई बच्चा ए बिंदु से चलना स्टार्ट होता है, पहले वो बी बिंदु पे जाता है, फिर सी बिंदु पे जाता है। अर्थात उस बच्चे के द्वारा विस्थापन कितना हो गया? ए से सी तक का विस्थापन, और वो किसके बराबर होगा? ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। अब बच्चों ए बी ये क्या है? ए सदिश ले लेते हैं और इसको बी सदिश ले लेते हैं। तो विस्थापन सदिश कौन सा होगा? ए सी, और वो किसके बराबर होगा? सदिश ए प्लस सदिश बी। और यही क्या कहलाता है? त्रिभुज का नियम, सदिश योग के लिए त्रिभुज का नियम। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास में एक सदिश है ए, जो हमें लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या हम इसको ले लेते हैं परिणाम में ले लेते हैं बच्चों 2i प्लस 3j प्लस 4k। ऐसे एक बी सदिश लेते हैं बच्चों, वो है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k। तो हमें ए सदिश प्लस बी सदिश लेना हो, ए बी का योग करना हो, तो इसके साथ आई के साथ वाले आई के सदिश जुड़ेंगे, और जे के साथ वाले जे के सदिश, और के साथ वाले के सदिश। आई कैप जे कैप, ये इसको दिशा को निरूपित करता है, और ये उसके परिमाण को निरूपित करता है, जिसको ये घटक हैं, जिसको बोलते हैं, ये दो जो होते हैं वो अदिश घटक है, और ये 2i मिलाकर के पूरा बोलते हैं उसको सदिश घटक, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, तो यहाँ अपन इसको लिखेंगे 3i कैप प्लस इसको करेंगे दोनों को तो 5j कैप प्लस 7k कैप। तो ऐसे हम इसका योग कर लेंगे बच्चों। अब बात करते हैं, देखिएगा ये सदिश है हमारे पास में a, और एक सदिश है हमारे पास में ये b सदिश, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये a सदिश, और एक सदिश है ये मान लेते हैं अपन b सदिश। तो इस b सदिश को अपन यहाँ रख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, ये b सदिश। तो ये सदिश जो विस्थापन सदिश होगा वो ये a हो गया, ये b और ये c। तो विस्थापन सदिश कौन सा होगा? AC विस्थापन सदिश, और इसका मान किसके बराबर होगा? सदिश a प्लस सदिश b के। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ से देखो, ये हमारे पास सदिश a है, ये सदिश a लिया और ये सदिश हमने b लिया।
इसके सदिश को यहाँ पे रखा तो ये हमारे पास ए सदिश और ये बी सदिश, और ये त्रिभुज के नियम से, सदिशों का योग के लिए त्रिभुज के नियम से ये क्या हो गया, ए सी सदिश किसके बराबर हो गया, सदिश ए प्लस सदिश बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि हम इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन क्या इधर है, इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो क्रम यहाँ पे ए का क्रम, बी का क्रम और सी का क्रम चेंज है, इसके विपरीत क्रम का है। अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं ये किसके बराबर है सदिश, इसके लिए ए सी सदिश इक्वल टू ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, ये त्रिभुज सदिश योग के लिए त्रिभुज नियम। अगर हम इसकी डायरेक्शन क्या कर लेते हैं, इसी क्रम में रख लेते हैं, तीनों के क्रम एक ही क्रम में रख लेते हैं, एक ही क्रम, तब क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होंगे, संपाती होंगे। वो कैसे होंगे देखिए, यहां से बच्चों, तो यहां से क्या होगा, ए सी इक्वल टू, दिशा चेंज हो गई तो माइनस क्या हो जाएगा, ये ए सी। इसके लिए तो ये था, अब इसके लिए ए सी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए सी, क्योंकि क्या हम जानते हैं कौन सदिश हो गया, ये ऋणात्मक सदिश, जो क्या कहलाते हैं, उसकी दिशा विपरीत होती है, इसलिए हमने इसको ऋणात्मक सदिश ले लिया। देखिए अब हम रख देते हैं, ये ए सी की जगह माइनस ए सी यहां रख देते हैं, तो ये लिख देते हैं माइनस ए सी सदिश या इक्वल टू ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, ये हमने रख दिया। अब देखिएगा, इसको भी हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं, तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस ए सी सदिश, ये माइनस का जाके प्लस का, इक्वल टू क्या किसके बराबर हो गया, 0। और इसका मतलब 0 सदिश प्राप्त हो गया, 0 बराबर हो गया। और 0 सदिश के लिए क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, अर्थात ए सदिश हो जाता है जिसका मान 0 है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाते हैं, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होंगे बच्चों, संपाती होंगे, अर्थात एक ही होंगे से विस्थापन 0 हो जाएगा। तो ए विस्थापन क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये क्या हो गया, 0 सदिश बोल सकते हैं या पॉइंट सदिश, नल सदिश, ये नाम दे दिया था हमने, वो पढ़ चुके हैं। तो अगर क्रम सेम रहता है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाएगा, अर्थात उसका कौन सदिश हो गया, 0 सदिश हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो बच्चों, यदि हम ये बी सदिश है, इस सदिश के परिमाण तो समान रखें, बी सदिश के परिमाण समान, परंतु अगर दिशा विपरीत कर लें, दिशा विपरीत, और जिसके लिए हमने ये सदिश ले लिया, परिमाण तो समान है, दिशा विपरीत ले लिया, वो ले लिया हमने बी सी डैश, जिसका परिमाण तो क्या है, बी है, परिमाण क्या है, समान है, जो क्या है, बी है, और दिशा क्या हो गई, इसके विपरीत हो गई बी के, उसको ले लिया हमने बी सी। तो बच्चों ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, इसकी डायरेक्शन यहाँ, इसकी डायरेक्शन यहाँ, और इस वाले ए डैश सी सदिश का मान किसके बराबर होगा बच्चों, ये सदिश प्लस ये सदिश, और ये क्या है, माइनस का है, तो ये होगा ए सदिश माइनस बी सदिश के, ये इसके बराबर होगा। अब इसको यूं समझिए, देखिएगा, इसको समझने के लिए ये हमारे पास एक नदी है, ये इसका पानी का बहाव क्षेत्र है, पानी का बहाव क्षेत्र, पानी का बहाव कहां से कहां जा रहा है, यहां से इधर पानी का बहाव जा रहा है। अब बच्चों इस किनारे से हमको नाव लेकर के हमें इस किनारे तक जाना है, दूसरे किनारे पर। किनारा, ये नाव का एक किनारा है, इस किनारे से हमें दूसरे किनारे पे जाना है।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये क्या है, उसके पानी के बहाव क्षेत्र के हम क्या कर रहे हैं, उसके लंबवत जा रहे हैं। बहाव पानी का इधर है और हमें नाव के इधर जाना है, इसकी नाव को लेकर के इधर जाना। तो यहाँ पे दो प्रकार के वेग काम करेंगे। एक पहला वेग तो कौन सा काम करेगा, एक वेग तो काम करेगा हमारे पास में यहाँ पे इंजन के द्वारा, नाव के इंजन के द्वारा, नाव के इंजन द्वारा, जो इंजन को आगे धकेलता है। और दूसरा जो वेग काम करता है वो है पानी के बहाव का वेग, पानी के बहाव। तो नाव का तो इधर करे खींचेगा और पानी के बहाव को इधर ले जाएगा, और इन दोनों के बाद में परिणाम, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, परिणामी बल मिलेगा, परिणामी वेग मिलेगा, वेग। और उसकी सहायता से हम इस किनारे को इस किनारे में परिवर्तन करते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम इस सदिशों का योग, सदिशों का योग की सहायता लेते हैं। इस प्रकार से हम उनकी सहायता लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, आगे देखते हैं समानांतर चतुर्भुज का योग नियम। देखिए समानांतर चतुर्भुज के योग का नियम, ये भी त्रिभुज के योग के नियम का जैसा ही है, कोई खास अंतर नहीं है। देखिएगा हमारे पास में एक समानांतर चतुर्भुज है, ये उसकी भुजा ए है, तो इसके अपोजिट साइड भुजा भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। ये है समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज की जो हमारे पास में एक भुजा है ओ ए, उसको हम सदिश ले लेते हैं, और वो सदिश है ए सदिश। ऐसे ही दूसरा सदिश है ओ बी, और वो सदिश किसके बराबर है, बी के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इनके विकिरणों का योग, विकिरण आएंगे, इनके योग के बराबर विकिरण होगा ए सदिश प्लस बी सदिश। इसका विकिरण किसके होगा, सदिश ए और सदिश बी किसके बराबर होंगे, इनके विकिरण के जो सदिश होगा, योग होगा, वो किसके बराबर आएगा, इस समानांतर चतुर्भुज का विकिरण होगा। समानांतर चतुर्भुज का विकिरण किसके बराबर होगा, सदिश ए प्लस सदिश बी। अब देखिएगा बच्चों, यदि अपन इसकी बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं, तो वहां पे देखो, यहाँ ले लेते हैं सदिश, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो हमने क्या किया, ए और बी। अब मैं इसकी और इसकी बात करता हूं, तो भी इसका एक सदिश बी हो गया, बी, और ये सदिश क्या हो गया, ए हो गया। इसका विकिरण क्या होगा, इसका विकिरण भी यही होगा, अर्थात इसको भी लिख सकते हैं बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुणधर्म। और क्रम विनिमय क्या होता है, पहले तो वो समझो। क्रम विनिमय होता है कि 2 को हमने 3 से जोड़ा तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है बच्चों, 5। 2 संख्याओं के लिए क्रम योग के लिए 2 संख्याओं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है। और अपन 3 को पहले ले, 2 को बाद ले लें, तो भी हमारे पास क्या होता है, 5 ही प्राप्त होता है। ये होता है क्रम विनिमय। अब यहाँ पे देखिए, ये रेखा ए है, पहले बी है, तो ये क्या होगा, ए बी रेखा ही होगी। इसको लिया हमने बी, तो ये बी है, ये ए है, तो ये है, ये तो ये इसके लिए विकिरण कौन सा होगा, बी ए, तो दोनों एक ही है। अर्थात ए बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, जो क्या है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। ये दोनों एक ही चीज है, इसलिए बराबर हैं, तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। देखिए इसके गुणधर्म देखते हैं। सदिश योगफल के गुणधर्म, और गुणधर्म ए क्या कहता है, जो हम बात कर चुके हैं। देखिएगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये विकिरण होगा, तो विकिरण किसके बराबर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये किसके लिए है, समानांतर चतुर्भुज के लिए। अब बात करते हैं इसकी और इसकी, तो इसका विकिरण कौन सा होगा, ये भी यही होगा। अर्थात ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्यों है, क्योंकि ए बी वेक्टर प्लस
ए डी वेक्टर इक्वल टू कौन सा वेक्टर है हमारे पास में, ए सी वेक्टर, यही प्राप्त हो रहा है देखिएगा। और ए बी वेक्टर है ए वेक्टर, और ए डी वेक्टर है हमारे पास में बी वेक्टर, और ए सी वेक्टर प्राप्त हो रहा है सी वेक्टर। अब हम इसकी बात करते हैं ए डी सी की, देखिएगा। तो ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। बी प्लस सी किसके बराबर है, विकिरण के बराबर है, समांतर चतुर्भुज का नियम है ये। तो देखिएगा यहाँ से अपन बी वेक्टर और इसको लिखेंगे ए वेक्टर, और ए सी क्या है, सी वेक्टर, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में 1 और 2 से सी वेक्टर बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे समीकरण 1 व 2 से। इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन। योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म अब दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं, साचार्य गुणधर्म। देखिए और साचार्य गुणधर्म के लिए 3 संख्याएं लेते हैं, और हम जानते हैं, ये बात कर चुके हैं पहले, साचार्य गुणधर्म क्या होता है उसकी बात करते हैं कि एक है हमारे पास 2 प्लस 3, उसको जोड़ा और बाद में हमने 4 को जोड़ा, तो 3 प्लस 2 5, और 5 में हमने 4 जोड़ा तो हमारे पास प्राप्त हो गया 9। और बच्चों अगर हम 4 या ऐसे करें इसको 2 प्लस 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 4 3 7, और 7 में 2 जोड़ा तो 9, तो ये भी 9। तो इन दोनों लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगे। तो देखिएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, और यही है साचार्य नियम। अब इस नियम को हम सदिश के ऊपर देखते हैं, सदिश के ऊपर अप्लाई करते हैं, देखिएगा। और उसके लिए हम योग का त्रिभुज नियम और योग का समानांतर नियम यूज करते हैं, समानांतर चतुर्भुज का नियम, और उसके हम देखते हैं कि ये साचार्य गुणधर्म का पालन करता है या नहीं, उसको बोलते हैं गुणधर्म नंबर 2 बोलेंगे। अभी देखिए हम लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, और फिर ये त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो ये ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। फिर हम इसको ए वेक्टर ले लेंगे तो अलग से वेक्टर लेंगे पी आर वेक्टर, और एक वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन इधर है बच्चों, इसकी डायरेक्शन इधर है, फिर इसकी है, और ये इसकी डायरेक्शन क्रम चेंज हो गया, दिशा अलग हो गई। तो देखिए इन दोनों से हम सिद्ध करते हैं साचार्य गुणधर्म को। तो देखिएगा यहां से अपन लेते हैं पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा पी आर वेक्टर के, और पी क्यू वेक्टर क्या है ए, तो यहां लिखेंगे ए वेक्टर, क्यू आर वेक्टर है बी, तो ये लिखा बी वेक्टर, और ये हमारे पास में कौन सा है पी आर वेक्टर कौन सा होगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिएगा अगेन हम इसको एक वेक्टर ले लेते हैं और इसको एक वेक्टर ले लेते हैं, और इसके लिए फिर हम त्रिभुज का योग नियम लगाते हैं। तो देखिएगा तो पी आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एस वेक्टर के। और पी आर किसके है, पी आर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग, प्लस आर एस वेक्टर है सी वेक्टर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यहां पे देखिएगा बच्चों, इस वाले चित्र से देखिएगा, यहां पे अपन ले लेते हैं ये वेक्टर, पहले यहां से ए वेक्टर ये लेते हैं, पहले ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो ये कौन सा हो जाएगा, बी सी वेक्टर। देखिएगा Q
क्यू आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर इक्वल टू कौन सा वेक्टर हो जाएगा, क्यू एस वेक्टर। तो क्यू आर क्या है, क्यू आर है हमारे पास में बी वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर है सी वेक्टर इक्वल टू क्यू एस हो जाएगा बी प्लस सी वेक्टर। अब की बार ये वेक्टर ले लेते हैं और एक ये वेक्टर लेते हैं और फिर इसके लिए त्रिभुज नियम लगाते हैं। इसलिए तो देखिएगा इसलिए अब की बार इस वाले त्रिभुज के लिए तो यहाँ से अपन लेते हैं Q, पहले लिख लेते हैं उसको, ये P और Q वेक्टर, P Q वेक्टर प्लस Q S वेक्टर, और वो किसके बराबर होगा, P S वेक्टर के। देखिएगा अभी तो P Q और P Q है हमारे पास में A वेक्टर प्लस Q S वेक्टर है B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये B वेक्टर और C वेक्टर, और P S वेक्टर हो जाएगा, P S वेक्टर हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, या इसको लिखेंगे अपन B, A को बाहर लिख लेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। इसको दे दो समीकरण 2 और इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब बच्चों यहाँ पे भी वही चीज़ है PS, यहाँ पे भी वही चीज़ है PS। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 या इसको इन दोनों से हम कह सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का योग प्लस C वेक्टर का योग इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का योग के बराबर होता है, और यही साचरीय नियम है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक सदिश के घटक। अब सदिश के घटक ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हैं यहाँ समझिए बच्चों। ये सदिश है जिसके ये बिंदु A है, ये डायरेक्शन कौन सी है, YX है, ये ZX है और ये हमारे पास में XX है। हमने अंतरिक्ष में या 3D में ये लिया है एक। देखो अब बोलते हैं कि XX पर ये बिंदु है OA, A बिंदु, और उसका मापांक क्या होगा, OA, इसका मापांक होगा 1। ऐसे ही आप बात करोगे ये XX पे है, ऐसे ही हम बात करते हैं YX के लिए, तो YX पे OB दूरी कितनी हो जाएगी, OB दूरी वो भी 1, ये YX पर है। और ZX पे होगा, वो ZX की दूरी OC दूरी वो किसके बराबर है, क्योंकि इसके निर्देशांक क्या है 1 0 0, इसके निर्देशांक क्या है 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 1, ये Z निर्देशांक, ये Y निर्देशांक और ये X निर्देशांक, ये बच्चों Z निर्देशांक ZX होगा। तो बच्चों यहाँ पर कोई बिंदु लिया हमने, मान लो P और ये O है, तो ये उसका होगा OP विस्थापन, OP विस्थापन, और इस P के जो निर्देशांक है वो है X Y Z, और OP की दूरी होगी, वो हम बात कर चुके हैं, वो दूरी होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, वो हम पहले बात कर चुके हैं और अभी और कर लेते हैं उसके बाद। तो इसको बोलते हैं सदिश R का मापांक इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो सदिश R कौन सा होगा, ये होगा जिसको OP सदिश भी बोलते हैं, या OP सदिश या इसको R सदिश, R वेक्टर। अब देखिएगा बच्चों, तो इसके घटक के रूप में लिखना हो इसको, तो R वेक्टर को हम XI प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस रूप में उसको निरूपित करते हैं। इसको किस रूप में निरूपित करते हैं, XI। अब इसमें क्या XI
ये x क्या है, ये उसकी लंबाई है, परिमाण है, और i कैप क्या है, वो दिशा है, x दिशा की लंबाई और उसका परिमाण, प्लस y कौन सा है, y एक्स पे उसकी लंबाई है, और ये क्या j क्या दिखाएगा, j कैप उसकी दिशा को दिखाएगा। ऐसे ही z एक्स पे उसकी दूरी है, मापांक है या उसकी लंबाई है, और k कैप दिखाएगा z एक्स की दिशा। देखिएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे अदिश घटक। तो बच्चों अदिश घटक होते हैं x y z। इसके अदिश घटक कौन कौन से होते हैं, x y z। और सदिश घटक पूछे, सदिश घटक, और सदिश घटक होते हैं x i कैप प्लस x i कैप और y j कैप और z k कैप, ये होते हैं उसके सदिश घटक। और x y z अदिश घटक। कई बार सिंपली क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऐसे हमें एक सदिश दे देगा, ये सदिश r है जिसका है 2i प्लस 2i के 3j और 4k। इसके अदिश घटक बताइए, अदिश घटक। तो बच्चों इसके अदिश घटक होंगे 2, 3, 4। अगर इसी क्वेश्चन में हमें पूछे कि इसके सदिश घटक बताइए, सदिश घटक, सदिश घटक वो होंगे 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। अर्थात x पे x की दिशा में कितनी दूरी है, 2, y x दिशा में 3 और z x दिशा में 4। ये दिखाता है उसकी लंबाई को प्रदर्शित करता है, और ये उसकी दिशा को कि x दिशा में कितनी लंबाई है, और ये दिशा दिखा रहा है, और ये परिमाण मापांक। ऐसे ये दिशा और ये उसकी दिशा, ये परिमाण और ये दिशा, 4 दिशा उसकी परिमाण लंबाई को दिखाता है और k उसकी दिशा को दिखाता है। इसलिए इसको सदिश घटक बोलते हैं। और अदिश घटक पूछे तो ऐसे बताना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, इनकी बात करते हैं कि ये जो r सदिश माना हमने, ये विस्थापन सदिश है OP, जिसको बोल देते हैं OP, जिसको हमने निरूपित किया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, जिसके सदिश घटक और अदिश घटक हम पता कर चुके हैं। तो इस R सदिश है जिसको बोलते हैं OP सदिश, इसको इस प्रकार से हम निरूपित करते हैं। x दिशा में लंबाई, और वो है x दिशा की निरूपित करता है। ऐसे ही y दिशा के लिए दिशा को दिखाया j कैप से और उसकी लंबाई y से, और z के लिए दिशा होगी z k कैप और उसकी लंबाई होगी z। अब देखिएगा बच्चों, अब इसका मापांक लेते हैं, इसकी दूरी r की दूरी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं मापांक से, और वो होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। और वो कैसे होती है हम बात कर चुके हैं, फिर भी देखिए बच्चों, ये xx, ये yx और ये मान लेते हैं zx से अंतरिक्ष में 3D में, और ये एक बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y z, और ये सदिश है R जिसको बोलते हैं विस्थापन सदिश OP सदिश। अब देखो बच्चों, पहले अपन यहाँ पे 2 ही है, x y लेते हैं, तो ये दूरी क्या हो गई, x हो जाएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास में आधार क्या है, ये 90 डिग्री है, तो आधार है x स्क्वायर, और लंब क्या है हमारे पास में y स्क्वायर। तो कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जो zx है बच्चों, zx इसके परपेंडिकुलर या इसके लंबवत है, इस दिशा में है zx। अब हमें यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी निकालनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की, अर्थात ये वाली दूरी, ये दूरी आएगी। और उसके लिए हमें क्या करना है, अभी फिर वापस ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये उसका 90 डिग्री होगा,
ये उसका 90 डिग्री होगा और ये हमारे पास में जेड एक्स हो जाएगी, तो ये जेड ले लेंगे और ये ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास में लंब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये दूरी ओपी दूरी वापस आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा प्लस जेड स्क्वायर और ये अंडर रूट में लग जाएगा, तो ये हमारे पास में आर निकल जाएगा। ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से हमें ये दूरी प्राप्त हो जाएगी बच्चों ओपी विस्थापन अर्थात सदिश आर। ये सदिश की दूरी कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये उसका मापांक आएगा। और ये हम उस सदिश को ओपी सदिश को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। देखिए उदाहरण संख्या 4। उदाहरणों से ये सारी डेफिनेशन और अच्छी समझ में आ जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से इसको गौर करिएगा और समझिएगा। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ए हमें दे रखा है ए सदिश इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप और एक दूसरा सदिश बी दिया है हमें इक्वल टू 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। ये हमें दो सदिश दे रखे हैं और कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, एक्स के यहाँ से जेड का और यहाँ से वाई का। और उसके लिए हमें कंडीशन दिया है, एक शर्त दी है कि ये सदिश कौन से हैं, ए सदिश और बी सदिश क्या हैं, समान सदिश हैं। सदिश ए व सदिश बी क्या है, समान सदिश। और इक्वल वेक्टर होने पे हम जानते हैं कि इक्वल वेक्टर तभी होता है कि सदिश ए बराबर सदिश बी और इसके लिए उसका परिमाण और उसका मापांक दोनों बराबर होते हैं। परिमाण और मापांक दोनों बराबर, परिमाण प्लस मापांक, परिमाण प्लस दिशा, ये दोनों बराबर होते हैं। अर्थात ए सदिश के घटक और बी सदिश के घटक भी बराबर होंगे। इसलिए सदिश ए के घटक व सदिश बी के घटक बराबर होंगे। अगर इनके घटक बराबर हैं तो हम कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करने से हमें ए बी सी के मान मिल जाएंगे, अर्थात ए सदिश इक्वल टू बी सदिश। तो इनके क्या हैं, घटक भी बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके घटक बराबर हैं, अर्थात इसका x घटक ए का सदिश ए का x घटक और सदिश बी का x घटक बराबर हैं। इसलिए हमें तुलना कर लेंगे तो हमें x का मान, y का मान और z का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो बच्चों समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और x बराबर यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे 2 है, तो x बराबर 2, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2। ऐसे ही y और z भी देख लेते हैं बच्चों, देखिएगा। तो y से करते हैं तो y बराबर भी 2 आ रहा है और देखो z की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 के, तो z का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर भी 2 और z बराबर 1 और यही हमारा आंसर है कि x y z के मान निकालने हैं। उसके लिए हम इनके घटक को बराबर कर दिए और बराबर करते क्यों किया, क्योंकि वो कंडीशन दे रखी है कि क्या है, समान वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है और इक्वल वेक्टर होंगे तो उसकी दिशा और परिमाण भी बराबर होगी और उसके लिए ए घटक, ए के वेक्टर के घटक और बी वेक्टर के घटक भी बराबर होंगे। और हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर ली तो हमें x y z के मान प्राप्त हो गए। अब देखते हैं उदाहरण संख्या 5। मान लीजिए हमें दे रखा है कि ए वेक्टर है सदिश ए
वो है हमारे पास में आई कैप प्लस 2j कैप। आई कैप का मतलब इसका मापांक 1 है, लिखो या मत लिखो, आई के साथ में 1 है, यानी कि उसकी लंबाई 1 है। और दूसरा बी वेक्टर दिया है, बी सदिश हमें दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप, और पूछ रहा है तब क्या a का मापांक और b का मापांक बराबर है क्या, क्या मापांक दोनों के बराबर हैं। और मापांक हम जानते हैं, मापांक, इसलिए मापांक के लिए हम जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका x स्क्वायर क्या है, यहाँ पे है 1 का, x क्या है यहाँ पे 1, a के लिए तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसके लिए y का स्क्वायर, और y क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट इक्वल टू 4 1 5, ये अंडर रूट 5 हो गया बच्चा। ऐसे ही हम निकालेंगे b का मापांक, वेक्टर b का मापांक, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हो गया अंडर रूट 5। तो समीकरण देते हैं इसको 1 2 3 4। तो देखिए बच्चों समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, इसलिए a वेक्टर का मापांक इक्वल टू b वेक्टर का मापांक, ये बात सही है, पहली बात। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्या सदिश a और सदिश b समान है, क्या सदिश a और सदिश b समान है। और सदिश a और सदिश b समान होने पे हम जानते हैं समान सदिश के लिए सदिश a के घटक व सदिश b के घटक बराबर होने चाहिए। और इसके लिए हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना से, अगर x के घटक a के वेक्टर a के x घटक और वेक्टर a के y घटक, और ऐसे ही वेक्टर b के x घटक और वेक्टर b के y घटक अगर बराबर आते हैं तो हम बोलेंगे क्या है, ये समान वेक्टर है, समान सदिश है। अब देखते हैं यहाँ से, तो a है हमारे पास i प्लस 2j, वेक्टर a है i प्लस 2j, और b वेक्टर है 2i प्लस j। देखिएगा i प्लस 2j और 2i प्लस j, तो इनकी तुलना करते हैं अपन। तो देखिए x घटक की तुलना करते हैं, x घटक, x घटक के लिए देखिए बच्चों ये 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो बराबर है क्या, ये नहीं है। ऐसे ही y घटक, y घटक की तुलना करते हैं, y घटक देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, ये बराबर है क्या, ये भी नहीं है। इसलिए ये बोल सकते हैं कि एक वेक्टर a और वेक्टर b, वेक्टर a नॉट इक्वल टू वेक्टर b समान सदिश नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 6। सदिश a हमें दे रखा है, a सदिश दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इक्वेशन 1 दे दिया। के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, हमें क्या करना है बच्चों, के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश हम जानते हैं उसको बोलते हैं a कैप, और a कैप होता है सदिश a अपॉन मापांक a, ये हम जानते हैं। ये हम मात्रक सदिश पढ़ चुके हैं कि मात्रक सदिश किसके दर्शाते हैं, a कैप, और वो होता है सदिश a अपॉन मापांक a। तो यहाँ से हम a तो दे रखा है, इसका मापांक निकाल लेते हैं,
तो पहले इसका मापांक निकालते हैं, मापांक ए, और मापांक ए 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, वाई क्या है 3 का स्क्वायर तो ये 3 का स्क्वायर, जेड क्या है 1 है तो ये 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि मापांक क्या होता है आर मापांक इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। अभी इसकी बात कर चुके हैं अपन, ये वह मापांक था आर ओ पी सदिश था जिसको आर नाम दिया था, तो ये किसके बराबर था, इसका मापांक इसके बराबर था, जस्ट अभी हमने बात की है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से सदिश ए का आर का मापांक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स क्या है 2 घटक, वाई क्या है 3 और जेड क्या है 1, तो इसको लिखते हैं ए का मापांक इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 14। अब अंडर रूट 14 का मान यहाँ रखेंगे इस वाले समीकरण यहाँ पे, और ए का मान सदिश ए का मान यहाँ से रख देंगे, इसलिए अनुदिश घटक मात्रक सदिश इज इक्वल टू ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए, तो वेक्टर ए हमारे पास में है ये 2i प्लस 3j, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k अपॉन मापांक, और मापांक है अंडर रूट 14, और ये इसका आंसर है। तो बच्चों ऐसे हम मात्रक सदिश को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 7। उदाहरण 7 में दिया है सदिश ए सदिश है, हमें दे रखा है i माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, ये एक सदिश दिया है, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 7 हो। तो पहले इसके अनुदिश सदिश निकालना है, अनुदिश सदिश, अनुदिश सदिश, और अनुदिश सदिश क्या होता है, उसका मात्रक सदिश, तो इस सदिश का मात्रक सदिश निकालेंगे, और मात्रक सदिश हम जानते हैं ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मापांक ए। तो हम पहले इसका मापांक निकाल लेते हैं, लंबाई निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर है हमारे पास में 1 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या है 2 है तो 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर, क्या x क्या है 1 है और y क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 1 5, तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये मापांक हो गया। अब हमें निकालना है ए कैप, तो ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए है आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 5, ये समीकरण 3। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखना है कि ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिणाम अर्थात उसकी लंबाई मापांक तो क्या हो 7 इकाई हो। तो बच्चों और हम मात्रक निकाल चुके हैं, इसलिए प्रश्नानुसार 7 इकाई हो, तो हम परिमाण कितना है 7 है, तो इसके साथ 7 से मल्टीप्लाई 7 ए कैप इक्वल टू, यहाँ पे भी अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 5, या तो बच्चों 7 आई कैप इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 आई कैप अपॉन अंडर रूट 5, ऐसे ही माइनस 7 इंटू 2 तो 14 j कैप अपॉन अंडर रूट 5, और यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 8। और उदाहरण 8 में दे रखा है सदिश ए वेक्टर दिया है हमें, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और दूसरा एक वेक्टर और दिया है वो है बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप।
के योगफल, तो पहले हमें योगफल निकालना है और योगफल हम पढ़ चुके हैं। तो योगफल होता है, मान लेते हैं वो सी कैप है, योग करने पर। तो इनका योग होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आई के साथ आई जुड़ेगा, जे के साथ जे के वेक्टर जुड़ेंगे घटक, और के साथ के घटक जुड़ेंगे। तो देखिएगा 4i कैप प्लस 3j कैप और -5 और +3 तो 2k कैप, और जिसको हम मान लेते हैं वेक्टर सी। ये हमने माना a प्लस बी को कौन से वेक्टर के बराबर माना? सी वेक्टर के। अब बोल रहा है कि योग के अनुदिश, जो इसके अनुदिश मात्रक सदिश करना है, तो इसका भी मात्रक सदिश निकालना है बच्चों। वेक्टर सी का मात्रक सदिश, और वो होता है सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मापांक सी, वेक्टर सी की लंबाई। तो पहले हम यहाँ से वेक्टर सी की लंबाई निकाल लेते हैं, अर्थात उसका मापांक निकालते हैं, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमने मापा, दूरी निकाल लेते हैं उसकी। तो देखिए इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 4, 25 और 25 में 4 किया तो 29। तो हमारे पास में वेक्टर सी का मापांक हो गया 29, और इसको देते हैं समीकरण 4 और इसको 5। तो समीकरण 3, 4, 5 से आई सी कैप, इसलिए सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी, और वेक्टर सी है हमारे पास में 4i कैप प्लस 3j कैप और -2k कैप अपॉन मापांक, और मापांक है √29, और यही इसका आंसर है बच्चों, उत्तर है। नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप, समीकरण 1। अब बच्चों दिक् अनुपात पूछा है और उसके बाद में दिक् कोसाइन भी पूछा है, वो दोनों बताने हैं हमें। तो बच्चों इसके दिक् अनुपात ए बी सी मानते हैं, जो कि अदिश घटक एक्स वाई जेड के समान है, के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, तो यहाँ से a इक्वल टू एक्स घटक क्या है 1, तुलना करते हैं b y घटक क्या है 1, और c z घटक क्या है -2। ये होंगे हमारे पास में दिक् अनुपात। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स वाई जेड वो क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात। बच्चों हम पढ़ चुके हैं, देखिएगा हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कोस एल्फा को हमने एल लिया था, ऐसे ही कोस बीटा उसको हमने एम, और कोस गामा इसको हमने एन लिया था, और इसी को हम नाम दिया था दिक् कोसाइन। ठीक है, अब बच्चों देखिएगा एल का मान हम निकाल चुके हैं, कोस एल्फा या एल का मान x अपॉन आर का मापांक, ऐसे ही एम का मान
y अपॉन r का मापांक, और l n का मान z अपॉन r मापांक। ये दिक् कोसाइन है जो हम पढ़ चुके हैं। और दिक् अनुपात कौन से होते हैं? दिक् अनुपात को हमने नाम दिया था, यही दिया था ना बच्चों, एल आर एम आर एन आर, यही क्या नाम दिया था? दिक् अनुपात। और वो किसके बराबर थे? एक्स वाई। यहाँ से देखो x बराबर एल आर एम आर एन आर, और x बराबर एल आर वो क्या है? x ही है, और x घटक कौन सा है? ए बी सी। दिक् अनुपात हमने मान लिया और वो इससे हमने तुलना कर ली। x घटक को हमने a, y घटक को b और z घटक को c, और a b c के मान 1 1 और -2 प्राप्त हो गए। अब हम दिक् कोसाइन के मान निकालते हैं, और दिक् कोसाइन के मान निकालने के लिए पहले हमें इसका मापांक निकालना पड़ेगा। देखिए बच्चों, मापांक है इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। तो x क्या है हमारे पास में 1, y क्या है 1 और z क्या है 2। तो देखते हैं बच्चों, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर 1 का स्क्वायर, z क्या है 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर लिखो या 2 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही आएगी, इक्वल टू 4 5 6 अंडर रूट 6। तो हमें कोस एल्फा का मान बच्चों, कोस एल्फा को हमने l माना था, वो है x अपॉन r मापांक, r का मापांक। अब देखिए x क्या है हमारे पास 1 और मापांक क्या है हमारे, r क्या है अंडर रूट 6। ऐसे ही कोस बीटा वो होता है m इक्वल टू y अपॉन वेक्टर r का मापांक इज इक्वल टू y क्या है 1 है और मापांक ये अंडर रूट 6 निकाल चुके हैं। ऐसे ही कोस गामा जिसको हमने नाम दिया था n इक्वल टू z अपॉन वेक्टर r का मापांक, और z का मान क्या है -2, मापांक क्या है अंडर रूट 6। और बच्चों यही मान क्या है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन है और हमारे आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो x y z जो सदिश r है, OP सदिश विस्थापन सदिश जो हमें दिया है सदिश, उसके x y घटक, x घटक y घटक और z घटक वो तो है दिक् अनुपात। तो यहाँ से 1 1 और -2 ये तो हमारे हो जाएंगे दिक् अनुपात, 1 1 और -2 a b c के मान। और दिक् कोसाइन के लिए कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी सदिश विस्थापन सदिश x x y x z x के साथ धनात्मक दिशाओं के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण को का क्या नाम दिया था? दिशा कोण, अल्फा बीटा गामा। और दिशा कोण का कोस मान ही, कोसाइन मान ही क्या कहलाता है? दिक् कोसाइन मान कहलाता है। अर्थात कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा ही क्या कहलाता है? ये दिशा कोण है अल्फा बीटा गामा, और इसके साथ कोसाइन का मान ही क्या कहलाता है? दिक् कोसाइन कहलाता है। और हमने इनको LMN माना था, और L बराबर किसके आएगा? x अपॉन मापांक r। तो हम मापांक का मान निकाल लिया, वो हमारे पास अंडर रूट 6 आ गया। x का मान हमने निकाल लिया 1 है, इसलिए l का मान कोस एल्फा का मान हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 6 आ गया। ऐसे ही कोस बीटा का मान, y का मान 1 है, मापांक का मान निकाल चुके अंडर रूट 6, तो 1 अपॉन रूट 6 आ गया। ऐसे ही कोस बीटा के लिए z अपॉन मापांक r, तो z का मान -2 अपॉन मापांक अंडर रूट 6, तो ये 1 अपॉन रूट 6 1 अपॉन रूट 6 -2 अपॉन रूट 6, ये क्या है हमारे दिक् कोसाइन, यही हमारे आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में सदिशों का योगफल निकालने के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।